जब भी ये प्लेन रनवे पर मूव करता है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो आए देखते हैं। तो हमने देखा इस प्लेन ने हॉरिजॉन्टली मूव किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेन ने रियल लाइन पर मूव किया। अब रियल लाइन पर जब भी हम मूव कोई भी किसी भी चीज को कराते हैं तो इसको ग्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं इसने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इसने 5 यूनिट तक मूव किया। अब ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है रियल एक्सिस पे, मगर जैसे ही ये फ्लाई करता है, अब जो इसकी मूवमेंट है इस रनवे के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा, लेकिन इसके साथ ये वर्टिकली भी मूव करेगा। तो अब इसमें जो डायमेंशंस हैं वो 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई हैं। कौन सी? एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है? वर्टिकल। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास दो तरह की नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कहां से आए, क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इससे पहले हम एक ये लाइन लेते हैं और इसको ग्रेड करते हैं। अब देखें, ये जो लाइन है आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं या फिर रियल लाइन भी बोलते हैं। अब देखें यहां पर आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, आपको पता है। और इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं 0 -1 -2 -3, देखें जब से हमारी ये दुनिया स्टार्ट हुई हम सारा का सारा जो सफर कर रहे थे वो इस एक्सिस पर कर रहे थे। किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें आंसर चाहिए होता था वो इस एक्सिस पर मौजूद होता था। जैसे हम बात करते हैं, कोई हम इक्वेशन लिखते हैं यहां पर कि x - 1 इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताएं इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या लिखूं कि ये सेटिस्फाई करे? इस लाइन में से ढूंढें, क्या है? 6। अगर मैं यहां पर 6 लिखता हूं तो मुझे पता है 6 - 1 क्या होता है? 5। मतलब मुझे जो नंबर चाहिए था जो x को सेटिस्फाई करता वो इसमें पड़ा हुआ है। अब कोई भी इक्वेशन लिख लें, दुनिया की कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं अगर कहूं 2x इज इक्वल टू 3, अब बताएं x की जगह पर क्या पुट करूं कि हमारे पास आंसर इसमें पड़ा हो? तो अगर मैं x की जगह पर 3/2 पुट करूं तो मुझे पता है ये दोनों कैंसिल और 3 आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब बताएं 3/2 किसके दरमियान में होगा? 3/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1.5, तो 1.5 1 और 2 के दरमियान में होगा। अब देखें, अब असल में होता क्या है, आपको ये 4 और 5 के दरमियान में गैप नजर आ रहा है या हर नंबर के दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा है। असल में ये गैप नहीं है, इनके दरमियान में भी नंबर पड़े होते हैं। जैसे 4 और 5 के अगर हम नंबर्स ओपन करें, आप देखें इनके दरमियान में अलग से हमारे पास एक नंबर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, अगर मैं कहूं 4.1 और 2 के दरमियान में भी गैप है तो असल में ये गैप नहीं है। देखें अगर हम इसको ओपन करते हैं मजीद हमारे पास ये ओपन हो गए। चले अगर मैं आपसे कहूं 4.1 और 4.4 के दरमियान में फिर गैप नजर आ रहा है, इसको ओपन करें तो मजीद ये हमारे पास ओपन हो रहे हैं। कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर ले, इसको ओपन करें तो ये फिर से ओपन हो गए। मतलब ये है कि हम जिस भी गैप की बात करते हैं वो असल में गैप नहीं है, उनके दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए इस रियल लाइन में किसी 2 नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स बताएं तो हम कहेंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 2 रियल नंबर के दरमियान में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। देखें 15 सेंचुरी तक हम इस लाइन को पूरा डेवलप कर चुके थे। हर एक नंबर हमें पता है, ये जो गैप है इसमें 7 7 7 7 7 7 7 7 नंबर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनका जो आंसर है वो हमें नहीं मिलता था। हम उनको या तो नॉन रियल कह के छोड़ देते थे या इम्पॉसिबल कह के छोड़ देते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास x² + 1 इज इक्वल टू 0। देखें हम तकरीबन 200 ईयर्स तक इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते रहे लेकिन हमें नहीं मिला। आप इसमें कोई भी नंबर इस लाइन में से पुट करें, कोई भी,
ये लाइन सेटिस्फाई, ये नंबर इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमें अब क्या चाहिए था, अब हमें यहां पर नंबर चाहिए था। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है जिनको हम इम्पॉसिबल कह के छोड़ देते थे। तो अब हुआ क्या, अब हमारे पास यहां पर एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था लियोनार्ड आइलर। अब इन्होंने हमें यह बताया कि अगर आप इस x की जगह पर आप पुट करें स्क्वायर रूट -1, x की जगह पे क्या पुट करें, स्क्वायर रूट -1, चले हम पुट करके देखते हैं। तो ये दोनों तो कैंसल, -1 +1, तो ये भी कैंसल, आंसर 0 और 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो लियोनार्ड आइलर ने हमें ये बताया कि स्क्वायर रूट एक -1 एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो लाइन हमने डिस्कवर की थी सारी की सारी, उसमें कहीं पर भी गैप नहीं है, मतलब वो पूरी हम डिस्कवर कर चुके थे। अब उसमें ये नंबर स्क्वायर रूट -1 कहीं पर भी नहीं आ रहा था। तो हमें पता ये चला, लियोनार्ड आइलर ने हमें ये बताया जिस एक्सिस पर हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में इसके अलावा भी कोई एक्सिस पड़ा है जिसमें इस तरह के नंबर हमारे पास पड़े हैं। तब हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 था, इसको हमने नाम दिया आयोटा का। तो हमें पता ये चल गया स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए उन नंबर्स को हम आयोटा कहा करेंगे। फिर हमने कहा, अब ये देखें जैसे स्क्वायर रूट -2 है, हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 आयोटा। जब स्क्वायर रूट -3 लिखा हो इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब देखें, अब इन नंबर्स को शो करने के लिए कोई ना कोई एक्सिस तो चाहिए था। अब इन लाइन को तो हम रियल लाइन बोलते थे, फिर हमें ये पता चला इस एक्सिस के अलावा भी कोई एक्सिस है। तब हमने जाके डिस्कवर किया इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, या फिर हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब इमेजिनरी एक्सिस में असल में हम यहां पर लिखते हैं 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, इसी तरह -1, -2 और -3। अब देखें, असल में ये 1 नहीं है, ये क्या होता है 1 आयोटा, ये 2 नहीं है, क्या है 2 आयोटा। मतलब ये है y एक्सिस पे हम जितने भी नंबर्स को शो करते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं, उनके साथ क्या होता है आयोटा, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं, उसको हम इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जितने भी नंबर से हमारे पास आयोटा वाले सारे के सारे हमने कहा ये y एक्सिस में लाए करेंगे। तो इसी के साथ हमें एक न्यू एक्सिस मिल गया जिसको हमने नाम दिया y एक्सिस का या इमेजिनरी एक्सिस का, और सारे इस तरह के नंबर्स हम इसमें शो करते थे। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। हम अब एक एमसीक्यूज है हमारे पास, स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर रूट -16 इंटू स्क्वायर रूट -16 इज इक्वल टू 12 -12 24 या फिर -24। तो देखते हैं वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -9 और दूसरी क्या है स्क्वायर रूट -16। अभी हमने पढ़ा कि ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं इनको हमने क्या कहा था, इमेजिनरी नंबर्स। तो इनको लिखने का तरीका कार क्या था, 9 तो एज इट इज आ जाएगा, इस माइनस को खत्म करके बाहर क्या लिखते हैं आयोटा, और फिर अब ये आ गया हमारे पास 16 और माइनस को खत्म करके बाहर क्या लिखते हैं आयोटा। अब ये क्या बना, ये आ गया 3 आयोटा और यहां से आ गया 4 टाइम्स आयोटा। ठीक, अब 3 4 क्या होता है 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा का स्क्वायर। जी, तो हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है इसको क्या बोलते हैं आयोटा। अब देखो जरा, बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे अगर हम लिखें स्क्वायर रूट -1 को स्क्वायर रूट -1 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके क्या बचा -1, इसका नाम क्या था आयोटा, इसका नाम क्या था आयोटा। मतलब हमें ये पता चला आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। तो ये आ गया 12 इंटू -1 और आंसर आ गया -12। तो जब भी किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है उसका तरीकाकार ये है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो आंसर हमारा क्या आ गया माइनस के साथ 12। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर that can be written in the form of a plus iota b, where a b belongs to real and iota is equal to square root of -1। अब देखें हमने अब क्या किया, जो रियल पार्ट जिसको हम x एक्सिस बोलते थे और इमेजिनरी पार्ट जिसको बोलते थे y एक्सिस, इन दोनों को मिला दिया। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास जो नंबर बना उसे हमने क्या बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे
अगर हम 3 + 4 आयोटा लिखें, देखें 3 भी रियल है और ये जो 4 है ये भी क्या है, रियल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हमें बताएं रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो फौरन से आप कहेंगे रियल पार्ट हमारे पास 3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 4। अब इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए -5 - 3 आयोटा, अब बताएं अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट है हमारे पास -5 और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास क्या है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू, तो आयोटा के साथ क्या है, -3। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताया जा सकता है। तो याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल हमारे पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा आ जाता है उसका इमेजिनरी पार्ट, जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलें हम यहां पर अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट किस तरह से करना है, तो देखते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हैं, हमें उसका रियल पार्ट सेपरेट करना है और उसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। जैसे अब फर्स्ट वाले में मुझे बताएं कि रियल पार्ट क्या है। देखिए जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट क्या है, माइनस के साथ 3, और इमेजिनरी पार्ट बताएं आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा के साथ क्या है, +5, मतलब कि 5 जो है हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर पे देखें, हमने कहा था रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो इस पूरी वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है, तो ये क्या बन गया, 2 + k√3, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, रियल पार्ट। अब देखें अब इसमें इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो जिसमें आयोटा वाली वैल्यू नहीं होती तो हम उसको कहते हैं 0, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आ गया। अब यहां पे क्या लिखा है, √-3। हमने क्या कहा था, आयोटा के ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा है भाई। ये देखें ये √3 तो एज इट इज आ गया, माइनस जब भी आता है उसको हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इमेजिनरी तो है। अब बताओ आयोटा के साथ क्या, √3, तो ये तो आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ रियल क्या है, अब इसमें रियल नहीं है तो रियल पार्ट मिसिंग है, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, 0, मतलब जिसका रियल पार्ट मिसिंग हो उसमें रियल पार्ट 0 होगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो उसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे g = a + आयोटा b है। अब इसमें देखें ऐसा पॉसिबल है कि इसका रियल पार्ट 0 हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तब हम क्या कहते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तब क्या कहते हैं, और अगर रियल और इमेजिनरी दोनों 0 हो तब हम क्या करते हैं। देखें अगर मैं इसी में बात करूं, रियल पार्ट 0 है मतलब a 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा आयोटा b। अब इसकी बात करूं, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मेरे पास क्या बचा, यहां पे आ गया g = आयोटा b और यहां से आ गया g = a + 0 आयोटा, मतलब के आ गया a। अब इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों 0 हैं, तो इसको बोलते हैं 0 + 0 आयोटा। देखिए याद रखें अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो क्या बचेगा, इमेजिनरी, बस इसको बोलते हैं ये प्योर इमेजिनरी है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है इसमें। अब देखें क्या इसमें इमेजिनरी है, नहीं है पार्ट, तो इसको बोलते हैं ये प्योर रियल है। दोबारा सुन लें, जो सिर्फ इमेजिनरी पड़ा होगा, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी, उसे क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी। जिसमें सिर्फ रियल होगा उसे क्या बोलेंगे, प्योर रियल। अब जिसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 हैं तो इसको हम बोलते हैं कि प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यू भी आ जाता है कि 0 + 0 आयोटा क्या है, प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी या क्या, तो हम क्या बोलते हैं, ये प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी दोनों ही है। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं आयोटा की पावर्स की तरफ और देखते हैं कि आयोटा की पावर में अगर हमारे पास पावर कोई बड़ी आ जाती है वैल्यू, या हम उसको सॉल्व करना हो तो हम किस तरह से उसको डिस्कस करते हैं। तो चले मूव करते हैं इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है क्या, इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब देखें, अब इसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे जैसे पॉइंट नंबर 1 है, आपको पता होना चाहिए आयोटा किसके इक्वल होता है, √(-1). पॉइंट नंबर 2,
ये भी आपने याद रखना है कि आयोटा का जो स्केयर है ये इक्वल होता है -1। देखें बोथ साइड पे स्केयर लें, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर, इसका जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल ही आ गया। नंबर 3 पे अब ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी कि आयोटा की पावर 3 इज इक्वल होता है माइनस आयोटा। और नंबर 4 वाली बात क्या है, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को डिस्कस करते हैं जरा। देखें जैसे मैंने आपको कहा आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल, माइनस आयोटा। जब भी आयोटा की पावर 3 है मुझे बताएं क्या मैं इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये आयोटा की पावर 2 इसमें से अलग किया, एक दफा आयोटा को अलग किया। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 और आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई करें क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो हमने इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए आयोटा की पावर 3 को आपको याद रखना है। आयोटा की पावर 4 क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर, ये भी -1 और ये भी -1, आंसर आ गया +1 आयोटा की पावर 4। अब ये जो पॉइंट है ना आयोटा की पावर 4 वाला, भाई ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, तो इसको आप याद रख लें। यहां से हम रिजल्ट ये बना रहे हैं कि अगर आयोटा की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए आंसर 1 होगा। दोबारा सुन लें, आयोटा की पावर में कभी भी 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। और ये n कोई भी इंटीजर हमारे पास हो सकता है कोई भी। जैसे अगर मैं पूछूं आयोटा की पावर 32, आप सोचे 32 4 के टेबल पे एग्जैक्टली जाता है कि नहीं जाता, जाता है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 1। आयोटा की पावर 400, ये भी 4, तो जो भी आपको मल्टीपल नजर आ जाए आयोटा की पावर में 4 का, उसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1। नंबर 5 पे आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/आयोटा जो है ये इक्वल होता है माइनस आयोटा, ये भी याद रखना है। अब ये कैसे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें जब हम बात करते हैं 1/आयोटा की, हम कहते हैं आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ डिवाइड। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा, आयोटा को आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्केयर। तो बताएं आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, तो क्या बच गया, माइनस आयोटा। तो बस याद रख लें 1/आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा। टोटल 5 चीजें आपको बताई हैं। आयोटा इज इक्वल स्केयर रूट -1, आयोटा स्केयर -1, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल 1, 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाएगा 1, फिर 1/आयोटा किसके इक्वल, माइनस आयोटा के। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि मैं आपसे कहता हूं इन चारों को ऐड करें जरा, ठीक। किस किस को हम ऐड करने लगे हैं, हम आयोटा में को, आयोटा स्केयर को, आयोटा की पावर 3 को, आयोटा की पावर 4 को, इसको हमने ऐड करना है और देखना है कि हमारे पास यहां से आंसर क्या आता है। देखें आयोटा की जगह तो मैं आयोटा ही लिख रहा हूं। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1, तो यहां पे आ गया -1 प्लस आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1, तो यहां पे आ गया 1। तो देखते हैं प्लस करने से आंसर क्या आया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, -1, और यहां पर आयोटा की पावर 4 क्या था, 1, -1 और +1 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हुआ क्या, अब देखते हैं दोबारा, आयोटा की पावर में आयोटा स्केयर और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 ऐड करने से आंसर क्या आया, 0। जब भी इस तरह का कोई भी केस आ जाए जिसमें कंसेक्यूटिव पावर्स हो, देखें पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आंसर 0 होता है, पॉइंट याद रखिएगा। दोबारा सुन ले क्या है, आयोटा की पावर में 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आ जाए आंसर 0 है, मतलब सॉल्व किए बगैर लिख दो। अभी तो आपको सॉल्व करके दिखाया ना, जैसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ आयोटा की पावर में 5 + 6 + आयोटा 7 + आयोटा 8, इसका आंसर बताओ क्या होगा, डायरेक्ट लिखो 0, सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए आयोटा की पावर 256, आयोटा की पावर 257, आयोटा की पावर 258, या पूछा जाए आयोटा की पावर 259, जी कंसेक्यूटिव है, आंसर 0। दो रूल यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करेंगे जो हम अक्सर क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। आयोटा की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए आंसर 1, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है a + आयोटा b। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है उससे क्या मुराद है, तो सबसे पहले तो याद रखें कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना हो तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो ये जो a + आयोटा b है इसके ऊपर भी हमने बार लगा दी। तो बताएं z का कॉन्जुगेट क्या आ गया। जब भी कॉन्जुगेट की बात करते हैं जो इमेजिनरी नंबर का साइन होता है, अब इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू, इसका जो साइन है उसको हम
चेंज कर देते हैं, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अब जैसे अब मैं यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि z इज इक्वल है -1 माइनस एओटा, तो बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आप फौरन से कहेंगे सर इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, तो ये आ गया प्लस एओटा। और यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -5, तो आप क्या कहेंगे, 5 का साइन नहीं, 5 नहीं, किसका, आयोटा का। किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी नंबर का। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो आयोटा है इसका साइन चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक। और अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि z इज इक्वल है 5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो याद रखें 5 का कॉन्जुगेट 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी नंबर का, ये तो रियल है, तो रियल का जो कॉन्जुगेट होता है वो इटसेल्फ होता है, इसका साइन कभी भी चेंज नहीं होता। चले हम यहां पर दोबारा बात करने लगे हैं इसकी, z इज इक्वल क्या है, a प्लस आयोटा b। तो इसका अगर मैं आपसे कहूं कॉन्जुगेट लें तो आप कहेंगे ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज कर दिया। अगर मैं कहूं दोबारा कॉन्जुगेट लो तो आप कहोगे सर इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखें अब क्या मैं कह सकता हूं कि z के ऊपर डबल बार जब हमने सॉल्व किया इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, इसका आंसर आ गया z के। तो यहां से ये एक रिजल्ट है, जब भी किसी वैल्यू का 2 दफा कॉन्जुगेट लेते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, वो उसी के इक्वल आ जाता है। मतलब z डबल बार इज इक्वल टू नो बार, मतलब इसमें बार नहीं आएगा, ठीक है। तो z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। तो इसी के साथ हमारा